Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMD CAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss chemical kinetics. Chemical kinetics, as the name implies, it is the study of kinetics of reaction. ज़्यादा डिटेल में अगर बात करूं तो chemical kinetics is the study of rate of reaction and factors affecting rate of reaction. Chemical kinetics deals with the study of rate of reactions along with the factors affecting rate of reaction. तो केमिकल काइनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि रिएक्शन का रेट क्या है और कौन से फैक्टर्स रेट पर असर डाल रहे हैं। साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी कि रिएक्शन एक स्टेप में मुकम्मल हो रहा है या एक से ज़्यादा स्टेप लेता है मुकम्मल होने में। एक जनरल रिएक्शन से बात शुरू करते हैं। इमेजिन यू हैव ए रिएक्टेंट ए, इट फॉर्म्स प्रोडक्ट बी। केमिकल इक्विलिब्रियम के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस की बात की जाती है। केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद ओनली यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस, यानी कि जिनमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट जो हैं वो रिएक्टेंट नहीं बनाते। ऐसे रिएक्शंस के लिए आप केमिकल काइनेटिक्स या काइनेटिक स्टडी की बात करते हैं। अगर ए से बी बन रहा हो तो आप यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह लिखेंगे। आप कहेंगे कि फॉर दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अगर रिएक्टेंट के हवाले से बात की जाए तो ये लिखा जा सकता है माइनस डी ए ओवर डी टी, जबकि प्रोडक्ट के हवाले से ये लिखा जा सकता है डी बी ओवर डी टी। अच्छा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के हवाले से ये नेगेटिव के साथ लिखा जाता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ जब प्रोडक्ट के हवाले से बात की जाए तो आप इसे प्लस में लिखते हैं। यहाँ से एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन एक एमसीक्यू की शक्ल में आपसे पहले पूछते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। सवाल के लिए हम इसे ही एज दी रेलेवेंट इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं और सवाल ये है कि व्हाट is not true about this equation। तो ये इक्वेशन जिसकी हमने बात की है, ये वाली इक्वेशन, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन सही नहीं है। अल्फा ऑप्शन रेट फॉर रिएक्टेंट्स इज नेगेटिव, बीटा ऑप्शन रेट फॉर प्रोडक्ट्स इज पॉजिटिव, चार्ली ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज विद टाइम, या फिर डेल्टा ऑप्शन कंसंट्रेशन of products increases with time। देखने में ये सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं और काफ़ी हद तक ऐसा मानना है लोगों का, आप में से ज़्यादातर, कि ये सारे ही ऑप्शन सही हैं और इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इक्वेशन जो दी गई है उसके हिसाब से अल्फा ऑप्शन रॉन्ग है। इट इज़ नॉट ट्रू। वाई सो? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी माइनस में नहीं होता। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा मौजूद होता है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, ज़्यादा या कम हो सकती है लेकिन वैल्यू हमेशा होती है। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन लिखा गया है उसका कतन ये मतलब नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है, बल्कि ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है
डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि रेट जो है वो माइनस में हो गया, रेट माइनस में नहीं होता जी, रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। ये माइनस साइन जो है ये बता रहा है कि रेट फॉर रिएक्टेंट जो है वो नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कम हो रही है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन प्लस का मतलब है कि वो इंक्रीज कर रही है। तो ये आइडिया आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, जब हम बात करते हैं रेट की, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसके यूनिट्स की भी बात होनी चाहिए, और रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स होते हैं कंसंट्रेशन यानी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम होता है पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन आमतौर पर आप दो तरीके से नोट करते हैं, एक को आप कहते हैं कि वो है इंस्टेंटेनियस रेट, जिसे मैं RINS लिख रहा हूं, और एक होता है एवरेज रेट, उसे मैं RAVG लिख रहा हूं। अगर बात की जाती है रिएक्शन के शुरू होने की, स्टार्ट टाइम ऑफ रिएक्शन की, तो एट स्टार्ट आपने ये याद रखना है, जब रिएक्शन कोई भी शुरू होता है तो इंस्टेंटेनियस रेट की जो वैल्यू है वो एवरेज रेट से ज़्यादा होती है, लेकिन अगर एट दी एंड बात की जाए, जब रिएक्शन ख़त्म हो रहा होता है, तब बात की जाए तो एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट से ज़्यादा हो जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट जो है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो किसी एक इंस्टेंट पर होता है, एक लम्हे पर होता है, और एवरेज रेट जो है वो बिटवीन टू डेफिनेट टाइम इंटरवल्स होता है। एक टाइम आप T1 ले लेते हैं, एक टाइम T2 ले लेते हैं, इन दोनों के दरमियान जो है उसे आप कह देते हैं एवरेज रेट। इसके मुकाबले में अगर आप सिर्फ एक टाइम पर ही बात कर रहे हैं तो उसे आप कह देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। लाइक आप कहते हैं 10:30 पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंस्टेंटेनियस रेट है, और 10:30 से 10:40 तक जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसका एवरेज जो है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी जिसे कहते हैं, इट अप्रोचेज ज़ीरो, ये ज़ीरो के करीब हो जाए, काफ़ी छोटा हो जाए, तो फिर आर इंस्टेंटेनियस और आर एवरेज आपस में बराबर हो जाते हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ आपस में बराबर हो जाती हैं। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, इसका जो रिलेशन है कंसंट्रेशन के साथ, इस रिलेशन को साबित करने के लिए एक लॉ भी दिया गया है, और उस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन रिलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को विद रेट ऑफ रिएक्शन। एक इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हम इस तरह लिख रहे हैं कि A मोल्स ऑफ A कंबाइन विद B मोल्स ऑफ B, और वो मिलकर बना रहे हैं C मोल्स ऑफ C और प्लस D मोल्स ऑफ D। तो लॉ ऑफ मास एक्शन सेज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इक्वल टू कोएफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसे अगर आप हल कर लें तो यहां से बात बन जाती है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ रेट इज इक्वल टू के, तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं उन्हें क्या मान लिया, उन्हें यूनिटी मान लिया। इस वैल्यू को कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसका नाम है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और इसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, या वेलोसिटी कांस्टेंट कह दें। तो यहाँ से हमें पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट जो है वो रेट कांस्टेंट होता है, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज द रेट कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज, तो हम कहेंगे कि यूनिटी हो गया है। अच्छा, यहाँ से जो है हम एक और सवाल भी इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए एक और सवाल कर लेते हैं, और उससे हम फिर एक ग्राफ बना लेंगे, और ये आइडिया बहुत अच्छे तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन का वो हमें क्लियर हो जाएगा। सवाल इस तरह पूछा जा सकता है कि ये सवाल की स्टेटमेंट हो सकती है, द कर्व ऑफ concentration time graph is steepest। अल्फा ऑप्शन बना रहे हैं, अल्फा ऑप्शन at the start of reaction, in the
middle of reaction at the end of reaction throughout the reaction। तो साफ जाहिर है कि कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ वो रेट को शो कर रहा होता है। मैं बना भी देता हूं, आप इस तरह एक समझें, रिएक्शन टाइम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शन जब शुरू होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ बढ़ेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ कम हो जाएगी। ये है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आप देख सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम कब होता है? जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम कब होती है? जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्ट में जो कर्व है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रही होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी जो स्टीपनेस है वो कम होती जाएगी, बिकॉज रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस के चेंज होने से कितनी तब्दीली आ रही है? वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस के तब्दील होने से ज्यादा चेंज कब आएगा? ज्यादा कंसंट्रेशन चेंज कब आएगा? जब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से कब ज्यादा होता है? जब अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो स्टीपेस्ट ग्राफ हमें कब देखने को मिलता है? जब रिएक्शन का अभी स्टार्ट ही है, अभी रिएक्शन बहुत ज्यादा आगे नहीं गया है। तो ये इंफॉर्मेशन लॉ ऑफ मास एक्शन के हवाले से हमने देख लेनी है। हमने वेलोसिटी कांस्टेंट की भी बात कर ली। अच्छा, तो ये तो था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद आगे चलते हुए हमने देखना है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करना पड़ जाए तो फिर हम कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात होगी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। हेडिंग डाल लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के दो तरीके हैं। एक को आप कह सकते हैं केमिकल मेथड, और केमिकल मेथड में कोई केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक हम टाइट्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं टू स्टडी एस्टरिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इस तरह कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात की जा सकती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में ना एसिटिक एसिड बनता है, तो उसके बनने को आप स्टडी कर सकते हैं केमिकल मेथड से। केमिकल मेथड के अलावा और भी मेथड्स हैं और वो कहलाते हैं फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में कोई फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसे स्टडी किया जाता है, या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, या तो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का इंक्रीज शो कर रहे होते हैं या डिक्रीज शो कर रहे होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने बात करनी है सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी की। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है ना जी, या स्पेक्ट्रोमीट्री भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्रोमीट्री कह लें। स्पेक्ट्रोमीट्री में या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वो होते हैं यूवी विजिबल या आईआर एक्टिव स्पीशीज के लिए। वो या तो यूवी लाइट एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, या विजिबल या आईआर, कोई ना कोई लाइट जो है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एमिट कर रहे होते हैं या एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और उस एमिशन या एब्जॉर्प्शन का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एमिशन या एब्जॉर्प्शन, उसके ज़रिए से आप स्टडी कर लेते हैं कि आपके रिएक्शन मिक्सर में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। फिजिकल मेथड के अलावा और मेथड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा इस्तेमाल हो रहा है, उस मेथड को आप कहते हैं डायलैटोमीट्री। डायलैटोमीट्री में आप ऐसे रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं जिनके अंदर चेंज इन वॉल्यूम हो रहा हो, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आप स्टडी करना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, डायलैटोमीट्री यूज़ कर लें। डायलैटोमीट्री के अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिफ्रैक्ट्रोमीट्री। रिफ्रैक्ट्रोमीट्री जो है वो उसकी बेसिस है चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे आप स्नेल्स लॉ से निकालते हैं, वो अगर चेंज हो रहा होगा तो आप रिफ्रैक्ट्रोमीट्री से काम ले लेंगे। अगर आपके पास और मेथड की बात की जाए तो एक और मेथड है, उसे आप कहते हैं कंडक्टोमीट्री। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कंडक्टर हैं
तो उनकी कंसंट्रेशन में चेंज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए। फॉर कंडक्टिव सब्सटेंसेस ऐसे लिख सकते हैं, कंडक्टिव स्पीशीज अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में हो तो उनका रेट आप कंडक्टोमीट्री से मालूम कर सकते हैं। फिफ्थ मेथड जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो है पोलैरिमीट्री। अच्छा, पोलैरिमीट्री उस वक्त यूज की जाती है जब आपके पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव स्पीशी हो। फॉर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस जो होती है ना जी, उनके लिए आप यूज करते हैं पोलैरिमीट्री। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस वो होती हैं जिनके पास होता है कोई ऐसी स्पीशी, फॉर एग्जांपल एक मिसाल से समझ लेते हैं, एक होता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन किसे कहते हैं? अगर कार्बन के साथ 1 2 3 4 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो इस कार्बन को आप कहते हैं कायरल कार्बन। अगर इस तरह के कार्बन वाले किसी सॉल्यूशन में, एक मिसाल दे दी मैंने सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी की जिसको हम पोलैरिमीट्री से नाप सकते हैं, अगर इस तरह के कार्बन के पास आप कोई लाइट सोर्स लेकर आते हैं और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट सोर्स है, यानी कि ख़ास किस्म की रेडिएशन जो है ना, ख़ास वेवलेंथ की, ख़ास प्लेन की रेडिएशन वो खारिज करता है, तो इस कार्बन के पास सलाहियत है कि वो उस लाइट को या तो राइट पर या लेफ्ट पर मोड़ देता है। ऐसे कंपाउंड्स, कार्बन तो मैंने स्पेसिफिकली एग्जांपल ले ली, ऐसे तमाम तर कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसे मैं PPL कहता हूँ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट पर मोड़ देते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं, डेक्स्ट्रो राइट को कहते हैं, और जो लेफ्ट पर मोड़ देते हैं उन्हें लीवो रोटेटरी कहते हैं, लीवो लेफ्ट को कहते हैं। तो अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो फिर उनके बनने या उनके डिकम्पोज होने को आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट से पोलैरिमीट्री की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक मशहूर मिसाल मैं यहाँ पर लाजमी दूंगा कि जो शुगर होती है, शुगर से ग्लूकोज जब बनती है गन्ने की इंडस्ट्री में, तो शुगर से ग्लूकोज बनने की जो प्रोसेस है उसमें क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, शुगर भी ग्लूकोज एक्टिव है, शुगर भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ग्लूकोज भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इस चेंज को भी आप पोलैरिमीट्री से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हैं कुछ फिजिकल और केमिकल मेथड जिन्हें आप रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से सवाल आने का तरीका बहुत ही ऑब्वियस है, या तो हमें कोई मिसाल आ सकती है कि इस रिएक्शन को आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, या फिर हमें इंफॉर्मेशन आ सकती है कि एक कंपाउंड यूवी एक्टिव है या विजिबल एक्टिव है या IR एक्टिव है, या जब रिएक्शन हो रहा है तो कंडक्टिविटी में चेंज आ रहा है, कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बन रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो अब बताएं कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे उस रिएक्शन के रेट को डिटरमिन करने के लिए। तो आप इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी हमें गिवन होगी उसको मद्देनज़र रखते हुए आप दोनों जो इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज करेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करने का सबसे सूटेबल मेथड जो है वो क्या होगा। इस तरह यहाँ पर सवाल मैंने बता दिया कि इन टाइप्स के ही सवाल जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल हम आगे चलते हुए बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना उसको डिटरमिन तो कर लिया, लेकिन उस पर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, इस बारे में अब हमने बात करनी है और इस बात को आगे लेकर चलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना ये मुख्तलिफ फैक्टर्स पर जो है वो डिपेंड कर सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन पर सबसे बुनियादी फैक्टर जो असर डालता है वो होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट को समराइज कर लेता हूं, उसके हवाले से MCQ देख लेंगे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में याद रखें कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनके रिएक्शन अल्कलाइन अर्थ मेटल से फास्ट होते हैं। इसी तरीके से जो आयोनिक रिएक्शन होते हैं, आयोनिक रिएक्शन वो जो रिडॉक्स रिएक्शन है उनसे फास्ट होते हैं। सही है जी, रिडॉक्स रिएक्शन से फास्ट होते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन से फास्ट होते हैं ये भी कहा जा सकता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन से भी ये फास्ट होते हैं। आयनिक रिएक्शंस की अगर मिसालें दी जाएं
तो इसमें हम मिसाल दे सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। कई दफ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आयनिक रिएक्शंस होते हैं, तो ये ना ऑर्गेनिक रिएक्शन से फास्ट होते हैं। एक एग्जांपल से हम आइडिया को क्लियर करेंगे। सवाल अगर हमें ये पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट रिएक्शन, तो यहाँ पर 4 रिएक्शन दिए जा रहे हैं, इनमें से आपके ख्याल में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा? तो अल्फा ऑप्शन फॉर एग्जांपल हमें कोट किया जाता है कि मीथेन प्लस क्लोरीन, इससे बन रही है मीथाइल क्लोराइड और साथ HCl बन रहा है। बीटा ऑप्शन हमें दिया जाता है कि कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन मिलकर मीथेन बना रहे हैं, एक ये रिएक्शन है। चार्ली ऑप्शन हमें कोट किया जाता है कि एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल से मिल रहा है और बना रहा है इथाइल एसीटेट, जिसे आप एस्टर कहते हैं, और साथ इसके वाटर बन रहा है। और डेल्टा ऑप्शन में हमें एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देता है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये एक आयनिक रिएक्शन भी है और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और यहाँ से बन रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब सवाल ये है कि इनमें से फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सा है? मैंने पहले ही कह दिया कि आयोनिक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फास्ट होते हैं बनिस्बत ऑर्गेनिक रिएक्शंस के। अल्फा ऑर्गेनिक रिएक्शन है, बीटा ऑर्गेनिक रिएक्शन है, चार्ली ऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है और वो है डेल्टा ऑप्शन। तो ये यहाँ पे सबसे फास्ट रिएक्शन होगा। एक और फैक्टर अगर बात की जाए नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अलावा, वो फैक्टर जो असर डालता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, वो है सरफेस एरिया। और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड असर यहाँ पड़ता है। अगर सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा कहीं पर रिएक्शन मिक्सर में, तो उसी हिसाब से उस रिएक्शन का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। सही है जी, एक तो ये बात हो गई। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या आप कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये ज़्यादा होगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब है? अगर तो कोई सॉल्यूशन है उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक उसका रेट ज़्यादा होगा। दूसरी बात मैंने क्या कही, अगर गैसियस सब्सटेंसेस हैं तो गैसियस सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए हम पार्शियल प्रेशर नोट करते हैं। तो अगर गैसेस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो भी उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो सकता है। इन दो फैक्टर्स के साथ एक और फैक्टर्स आता है। एक और फैक्टर कौन सा आता है? वो है लाइट ऑफ डिजायर्ड वेवलेंथ। लाइट ऑफ डिजायर्ड वेवलेंथ। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि हर लाइट हर रिएक्शन को जो है वो उसकी स्पीड को नहीं बढ़ा सकती, लेकिन अगर ख़ास वेवलेंथ की लाइट है और तो उसकी आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ डिजायर्ड वेवलेंथ बढ़ा देते हैं, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। इन्फॉर्मेशन उम्मीद है मैंने आप तक कन्वे कर दी है कि अगर एक रिएक्शन यूवी एक्टिव है तो आप उस पर विजिबल लाइट ज़्यादा भी डालेंगे, उसके रिएक्शन को कोई असर नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूवी लाइट की इंटेंसिटी, यूवी एक्टिव है रिएक्शन, आप यूवी लाइट ही बढ़ा रहे हैं तो फिर रिएक्शन की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। ये भी बात क्लियर हो गई। इस हवाले से भी एक अच्छा सवाल जो है वो हमारे समझना चाहिए, हमें ज़रूरत है उसे देखने की, तो उसे भी देख लेते हैं। अच्छा, सवाल फॉर एग्जांपल इस तरह पूछा जा रहा है हमें कि लाइट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय। अच्छा, लाइट जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है, ये बात तो सही है, कुछ रिएक्शंस के लिए ये काम करती है। तो ऐसा क्यों होता है? बाय लोअरिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। बीटा ऑप्शन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। चार्ली ऑप्शन triggering slowest step। डेल्टा ऑप्शन acting
एज कैटलिस्ट। अच्छा, लाइट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है, ये सवाल हमें पूछा जा रहा है। हमने बता दिया, याद रख लिया, समझ लिया कि जी लाइट जो है ना उसका काम क्या है। लाइट एक ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं हो रहा था, बड़ी स्लो पेस पर हो रहा था, उसकी रफ्तार को तेज करती है। अच्छा, रफ्तार को तेज कैसे करती है? क्या वो रिएक्टेंट की एनर्जी कम करती है? जी नहीं। क्या वो रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ा देती है? नहीं। ऐसा ना, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ाने का जो काम है वो तो टेम्परेचर कर देता है, लेकिन लाइट जो है ना वो जो स्लोएस्ट स्टेप है जिसमें कोई कार्बोकैटाइन या कोई फ्री रेडिकल या कार्बन आयन या ट्रांजिशन स्टेट बननी थी, उस स्टेप को फास्ट करवा देती है। उस स्टेप में कोई ऐसे चेंजेस लेकर आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मीथेन प्लस क्लोरीन का ही रिएक्शन देख लें, तो मीथेन प्लस क्लोरीन इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं। इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप है ना जी, वो स्टेप क्या है? वो है क्लोरीन से Cl2 से क्लोरीन रेडिकल बनना। अच्छा, ये बड़ा स्लो स्टेप होता है। अब लाइट क्या करती है? इस रिएक्शन को फास्ट कर देती है, स्लोएस्ट स्टेप को फास्ट कर देती है, स्लोएस्ट स्टेप को ट्रिगर कर देती है। तो जब स्लोएस्ट स्टेप ट्रिगर हो जाता है तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। याद रखना है, आगे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम के रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप पर। जितना स्लोएस्ट स्टेप की रफ्तार ज्यादा की जाएगी उतना ही ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो लाइट किस तरह काम करती है? ये ट्रिगर करती है स्लोएस्ट स्टेप को। हमने पढ़ लिया नेचर ऑफ रिएक्टेंट का असर, सरफेस एरिया का असर और साथ साथ कंसंट्रेशन और लाइट का असर। अब हमने देखना है कि टेम्परेचर किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालता है। टेम्परेचर के इफेक्ट को समझने के लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं और इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हम काइनेटिक एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और वाई एक्सिस पर हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्लॉट कर रहे हैं जिनके पास वो एनर्जी मौजूद है। तो देखा यह जाता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, फॉर एग्जांपल T1 पर, गैस के तमाम तर मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट के तमाम तर मॉलिक्यूल्स उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कुछ ही मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास डिजायर्ड एनर्जी फॉर रिएक्शन मौजूद है और उस एनर्जी को आप कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अवेलेबल नहीं होती एट टेम्परेचर T1, लेकिन जब आप उन्हें गर्म करते हैं तो फिर हालात इस तरह हो जाते हैं कि जब टेम्परेचर T1 से T2 किया जाता है जो कि हायर टेम्परेचर है, ऐसे मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाती है जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। तो एरिया अंडर द कर्व जो है, ये वाला हिस्सा सारा का सारा, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स को शो करता है जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मौजूद है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसे कहा जा सकता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो बढ़ जाती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन बढ़ जाती है जो आपस में इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। अच्छा, ये बात भी गौरतलब है यहाँ पर कि देखा यह गया है इफ टेम्परेचर गोज टू 10 प्लस टेम्परेचर, सिर्फ 10 केल्विन का अगर आप टेम्परेचर में इंक्रीज कर दें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हो जाता है डबल, वो 2 इंटू रेट हो जाता है। तो ये एक जनरलाइजेशन हमें पता लगती है। इस आइडिया को एलेबोरेट करने के लिए मैं आपसे एक फार्मूला शेयर कर रहा हूं और फार्मूला है जो रेट का इंक्रीज है, इंक्रीज इन रेट, ये बराबर है 2 रेज़्ड टू पावर n। अच्छा, यहां पर n क्या है? n यहां पर है 10 केल्विन इंक्रीजेस। कितने आपने 10 केल्विन के इंक्रीज किए हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपने सिर्फ एक बारी 10 केल्विन बढ़ाया है तो आप पावर 2 की पावर 1 लगाएंगे, दो बारी 10 केल्विन बढ़ाया है तो 2 की पावर 2 लगा देंगे, वगैरह वगैरह। आइडिया को समझने के लिए एक सवाल लिखते हैं और फिर अपना जो आइडिया है उसे बेहतर प्लॉट करेंगे आपके सामने ताकि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ क्वेश्चन कैन बी रिटन एज दिस: द टेम्परेचर of a reaction is increased from 0 degree centigrade to 50 degree centigrade. The increase in rate will be
ऑप्शन हमें अगर बताए जाते हैं तो ऑप्शन हो सकते हैं 16 टाइम्स will be times 32 टाइम्स, 64 टाइम्स, 8 टाइम्स। हमने क्या फार्मूला बनाया कि इंक्रीज इन रेट 2 की पावर n होता है, जितनी टाइम्स आपने 10 केल्विन इंक्रीज किया है उसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें टेम्परेचर में इंक्रीज नज़र आ रहा है 0 से 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स इंक्रीज किया है। हम फार्मूला लगाएंगे 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 5 आप इसे सॉल्व कर लें, 32 यहाँ पर आंसर आ जाता है। इसी तरीके से हमें यह भी पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है, तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स विद इफेक्टिव कोलिजन, एनर्जी हैविंग एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन, ऐसे मॉलिक्यूल्स की तादाद या इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद जो है वो बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। अच्छा, इसके साथ यहाँ तक की बात हमारी मुकम्मल हो गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमने इस आइडिया को आर्हीनियस इक्वेशन के साथ मिलाकर फर्दर आगे लेकर चलना है। साथ साथ हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, हाफ लाइफ की, और टेबल्स की मदद से कुछ ऐसे सवाल भी हल करेंगे जहाँ पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को देखकर, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को देखकर कंसंट्रेशन का इफेक्ट जो है वो डिटरमिन करना होता है। टिल नेक्स्ट टाइम स्टे ट्यून्ड और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।